मुंबई वाले केस में तरबूज बाइज्जत बरी हो चुका है। तरबूज बेकसूर निकला है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि किसी भी बात को सोशल मीडिया पर फैलाने में इतनी जल्दी मत किया करो। 4 लोगों की मौत की खबर आई। शुरुआत में मीडिया ने कह दिया कि तरबूज खाकर रात में ये सोए थे, इन लोगों की मौत हो गई। बस सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि तरबूज नहीं खाना चाहिए, तरबूज में मिलावट आ रही है, उसको लाल करने के लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा है, जहर लगाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर तरबूज के खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दी। नतीजा यह निकला कि तरबूज की बिक्री भी कम हो गई। किसी भी तरबूज वाले से जाकर पूछो तो वो कहता है भाई बहुत परेशान हो गए हम तो। अब तो ग्राहक आकर हमसे पहले यही पूछता है कि भाई इंजेक्शन तो नहीं लगाया इसमें। जिस तरबूज को गर्मी के मौसम में लोग बहुत शौक से खाते थे, उस तरबूज को लोगों ने खाना ही बंद कर दिया। 4-5 दिन पहले भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कि आप इस तरह से बेवजह फालतू की बातें सोशल मीडिया पर ना फैलाएं जब तक कि पूरी जांच रिपोर्ट सामने ना आ जाए। कुछ लोगों ने कमेंट किए कि फराज भाई आप तरबूज बेचते हैं, आपका तरबूज का कारोबार है या आपका कोई रिश्तेदार तरबूज का कारोबार करता है जो आप इस तरह से तरबूज की सपोर्ट में बात कर रहे हो। दोस्तों, मैं तरबूज की सपोर्ट में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उन गरीबों के बारे में सोच रहा हूं जो गरीब मंडी से तरबूज खरीदकर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए गली गली ठेले पर लेकर इस दोपहरी में घूमता है। 2-4 पैसे बच जाते हैं क्योंकि तरबूज इस मौसम में ज्यादा बिकता है। और फल कोई खरीदे ना खरीदे, लेकिन तरबूज इस मौसम में हर कोई खरीद कर खा लेता है। लेकिन जब इस तरह की चीजें फैली सोशल मीडिया पर तो लोगों ने तरबूज खाना ही बंद कर दिया। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। तरबूज खाने से 4 लोगों की मौत का सच अब सामने आना शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इन तमाम लोगों के जिस्म में एक जहर मिला है जिसकी वजह से इनके दिल, दिमाग और आंतें हरे रंग के हो गए थे। अब इस मामले पर एफडीए ने भी अपनी जांच रिपोर्ट पेश की है। एफडीए मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एफडीए की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि अब्दुल्ला के घर से एफडीए की टीम ने जो भी खाने के सैंपल बरामद किए थे, उन तमाम सैंपल की जब जांच की गई है तो उसमें किसी तरह का कोई भी जहर या किसी तरह की कोई मिलावट नहीं पाई गई है। खास तौर से तरबूज की जांच जब की गई तो उसमें ना तो कोई जहर था और ना ही किसी तरह का कोई केमिकल मिलाया गया था। एफडीए ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह बात साफ लिखी है कि तरबूज में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं थी जिस तरबूज के सैंपल अब्दुल्ला के घर से कलेक्ट किए गए थे। तरबूज के अलावा अब्दुल्ला के घर से एफडीए की टीम ने कच्चे चावल भी लिए थे, जो बिरयानी बनी थी उसके सैंपल भी लिए थे, जो मसाले वहां पर थे उसके सैंपल भी लिए थे, पानी लिया था और खजूर भी रखी हुई थी उनके घर में। वो तमाम सैंपल लेकर एफडीए ने जब जांच की तो किसी भी चीज में कोई भी मिलावट नहीं निकली। लेकिन हमारा मेन फोकस तरबूज पर है क्योंकि इस पूरे केस में तरबूज ही बुरी तरह से बदनाम हुआ है। तरबूज में भी किसी तरह की कोई भी मिलावट एफडीए की जांच में सामने नहीं आई है। हालांकि अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है। जब तक फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, मौत किस वजह से हुई है ये गुत्थी नहीं सुलझ पाएगी। पुलिस हर एंगल को खंगालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक जो चीजें सामने आई है उसके मुताबिक ना तो तरबूज में किसी तरह की कोई मिलावट थी और ना ही यह मामला फूड पॉइजनिंग का लग रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि फूड पॉइजनिंग की वजह से जो जिस्म के अंदरूनी अंग होते हैं जैसे दिल, दिमाग और आंतें वगैरह, वो हरे नहीं होते हैं। हालांकि जो चीजें अब तक सामने आई हैं उसके बाद यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जहर और बैक्टीरिया की वजह से ही इन लोगों की मौत हुई हो। फिलहाल तरबूज इस मामले में पूरी तरह से बेकसूर साबित हो चुका है। एक बार फिर से यहां पर मैं आपसे यही बोलूंगा कि देखिए, ये तो तरबूज का मामला है। बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो कंफर्म हुई भी नहीं होती हैं, लेकिन उसको सोशल मीडिया पर फैलाना शुरू कर दिया जाता है। पूरा सच पता भी नहीं होता है, लेकिन वो बात बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर फैल जाती है और उसका गलत असर लोगों के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ठीक से करें। फिलहाल एफडीए की रिपोर्ट में तरबूज में किसी तरह की कोई मिलावट सामने नहीं आई है। आइए अब आपको मिडिल ईस्ट की तरफ लिए चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, ताजा हालात क्या हैं, बहुत जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी जंग की धमकी दे रहे हैं। लगातार ईरान को डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान पूरी तरह से इनकी बातों में आ जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे और परमाणु मामले पर बातचीत कर ले। अमेरिका की तरफ से 9 पॉइंट का एक प्रस्ताव भी ईरान के सामने रखा गया। वही सारी बातें आपको मालूम ही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, परमाणु हथियार हमें दे दो, वही सारी बातें कही गई। इसके जवाब में ईरान ने 14 पॉइंट का एक प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा है। अमेरिका ने कहा कि 2 महीने का वक्त हम और देते हैं, 2 महीने का सीज फायर कर लो और इस 2 महीने के सीज फायर के दौरान हम लोग अच्छे से सोच समझकर परमाणु मामले पर बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे। 2 महीने का सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप देने को तैयार हैं, लेकिन ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की इन तमाम शर्तों को रिजेक्ट कर दिया है। ईरान की तरफ से 14 पॉइंट बताए गए हैं। ईरान ने फिर से अपनी वही बात दोहराई कि आप हमसे इस बात का दावा करें कि आप हमारे ऊपर कभी हमला नहीं करेंगे। ईरान के बॉर्डर के करीब जितने भी अमेरिकी सैनिक हैं वो तमाम अमेरिकी सैनिक वापस जाएंगे। आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो नाकेबंदी कर रखी है उस नाकेबंदी को अमेरिका हटाएगा। ईरान की जिन संपत्तियों को अमेरिका ने फ्रीज कर रखा है उन संपत्तियों को अमेरिका रिलीज करेगा।
मुआवजा देना पड़ेगा अमेरिका को जो हमें नुकसान पहुंचाया है इस जंग के दौरान। हमारे ऊपर जो भी प्रतिबंध लगाए हुए हैं अमेरिका उन प्रतिबंधों को हटाएगा। लेबनान समेत तमाम मोर्चों पर युद्ध को खत्म करना पड़ेगा। साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक नया कानून भी बनाने की बात ईरान की तरफ से अमेरिका के सामने रखी गई है। कुल मिलाकर अमेरिका ईरान को धमकियां देकर दबाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अभी भी डटा हुआ है। यही शर्तें ईरान की पिछले 1 महीने से चल रही हैं। ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने हमें जो प्रस्ताव भेजा है, जो शर्तें ईरान की है, हम उसको देखेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ट्रंप ने यह कहा है। ट्रंप लगातार ईरान को अभी भी हमले करने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़कर लगभग $22 करोड़ का 19 लाख बैरल तेल लेकर एक बहुत बड़ा ईरानी तेल टैंकर इंडोनेशिया के करीब पहुंच गया है। अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़कर एक बहुत बड़ा जहाज 19 लाख बैरल तेल लेकर इंडोनेशिया गया है। इसी तरह के कई सारे बड़े बड़े जहाज ईरान अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़कर लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान की नौसेना है। ईरान की नौसेना की वजह से ही अमेरिका की नाकेबंदी तोड़ी जा रही है। दरअसल कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर तकरीबन 40 स्पीड बोट ईरान की समुद्र में भागती हुई नजर आ रही हैं। दावा यह किया जा रहा है कि तमाम स्पीड बोट्स समुद्र के अंदर बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। स्पीड बोट्स को लेकर लगातार सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक नहीं, सैकड़ों स्पीड बोट्स इधर से उधर ईरान के भागती हुई नजर आती हैं समुद्र के अंदर। ट्रंप दावा करते हैं कि हमने पूरी तरह से ईरान की नौसेना को तबाह कर दिया है, लेकिन अभी भी ईरानी नौसेना समुद्र में गश्त कर रही है। इसी वजह से अमेरिका की नाकेबंदी तोड़कर लगातार जहाज भी ईरान के निकल रहे हैं। फिलहाल अमेरिका ईरान के बीच अभी सीजफायर है, अभी भी पाकिस्तान बीच में पड़ा हुआ है। इधर से उधर अमेरिका ईरान की बातें कर रहा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है दोस्तों कि किसी नतीजे पर ये दोनों देश पहुंच पाएंगे, क्योंकि शर्तें दोनों की अलग अलग हैं और दोनों अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। जंग भले ही अभी रुकी हुई है, लेकिन दोनों देश अभी जंग में ही हैं। अमेरिका की सेना भी तैनात है, अमेरिका के हथियार भी तैनात हैं, उधर ईरान भी तैयारी करके बैठा हुआ है। जब तक मामला पूरी तरह से फाइनल नहीं हो जाता तब तक हम ये मान सकते हैं कि जंग दोबारा किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। ट्रंप की तरफ से लगातार धमकियां तो दी जा रही हैं, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो रही है इतनी कि दोबारा से पहले जैसी जंग शुरू करके ईरान के ऊपर हमले किए जाए। फिलहाल बयानबाजी दोनों तरफ से अभी जारी है। ईरान भी धमकियां दे रहा है और अमेरिका भी धमकियां दे रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।